डॉक्टर नरेंद्र जैन 70s के दौर में दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े आंखों के सर्जन माने जाते थे। इतने बड़े कि तब उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी तक का पर्सनल आई सर्जन चुना गया था। 1973 तक इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन नरेंद्र जैन की पत्नी विद्या जैन की हत्या हो जाती है। इस हत्या से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मच जाती है, क्योंकि हत्या किसी आम महिला की नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी। और इस हत्याकांड को दिल्ली के सबसे पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में अंजाम दिया गया था, वो भी डॉक्टर जैन के घर के ठीक सामने। अब हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर राष्ट्रपति तक पहुंच रखने वाले शख्स की पत्नी की हत्या करने की हिम्मत किसमें आई। आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए देश के टॉप अधिकारियों को लगा दिया जाता है। फिर जांच के बाद जो खुलासा होता है वो हिला देने वाला होता है। तो आखिर क्या थी इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई, हत्यारे कौन थे, हत्या की वजह क्या थी। चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला आया था वो भी अपने आप में काफी हैरान करने वाला था। कैसे, जानने के लिए वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस कहानी के अहम किरदारों के बारे में बता देते हैं। इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन। नरेंद्र सिंह जैन का जन्म एक बेहद ही रईस घराने में हुआ था। इनके पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। 6 बहनों में नरेंद्र अकेले भाई थे। बचपन से ही नरेंद्र जैन पढ़ाई में काफी तेज थे। पढ़ाई में तेज होने की वजह से इन्होंने मेडिकल के लिए कंपटीशन एग्जाम पास किया और स्कॉलरशिप हासिल करते हुए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में शुरू की और देखते ही देखते लोकप्रियता हासिल करते चले गए। 1960s के दशक में ये दिल्ली के बेस्ट आई सर्जन के तौर पर मशहूर हो गए। इसी बीच इनकी शादी विद्या जैन नाम की महिला से भी हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, करियर भी अच्छा चल रहा था। मगर उनके करियर को नई उड़ान तब मिली जब 1969 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। दरअसल वीवी गिरी आंखों की समस्या से ग्रसित थे, इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए आंखों के डॉक्टर की तलाश शुरू हुई और ये तलाश डॉक्टर नरेंद्र जैन पर खत्म हुई। डॉक्टर नरेंद्र जैन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का पर्सनल आई सर्जन चुन लिया गया। राष्ट्रपति के डॉक्टर चुने जाने के बावजूद डॉक्टर जैन अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रखते हैं। अब तक डॉक्टर नरेंद्र जैन एक बड़ी शख्सियत के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। देश भर में इनका नाम था। लाइफ में भी पैसों की या किसी दूसरी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर 1973 में अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। इन दिनों डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन अपनी पर्सनल क्लिनिक चांदनी चौक में चलाया करते थे। हर दिन की तरह आज भी इनके यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी मरीज को देखने के बाद क्लिनिक बंद करके शाम के लगभग 7:15 पर नरेंद्र जैन डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने मकान D29L में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होते ही डॉक्टर जैन बाथरूम की तरफ जाते हैं। तभी उनकी नजर अपनी पत्नी विद्या जैन पर पड़ती है। नजर पड़ते ही डॉक्टर नरेंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं फ्रेश होकर आता हूं, तब तक तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में अपनी बहन के यहां उनसे मिलने जाएंगे। डॉक्टर नरेंद्र जैन की बहन का नाम SK जैन था, जो डिफेंस कॉलोनी में ही मकान संख्या C489 में रहती थी। जैसा कि डॉक्टर जैन ने कहा था, विद्या जैन वैसा ही करती हैं और थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और मकान संख्या D292 की तरफ बढ़ते हैं। इसी घर के बाहर डॉक्टर जैन की फिएट कार खड़ी हुई थी। कार के पास आने के बाद डॉक्टर जैन ड्राइवर वाली सीट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाड़ी उन्हें ही चलानी थी, जबकि पत्नी से कार की दूसरी तरफ वाले दरवाजे को खोलकर कार के अंदर आने को कहते हैं। डॉक्टर जैन के कहे अनुसार विद्या जैन कार की दूसरे गेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि डॉक्टर जैन ड्राइवर की सीट वाले दरवाजे को खोलने के लिए चाबी लगाते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डॉक्टर जैन इधर उधर देखने लगते हैं तो वो पाते हैं कि अभी बस चंद सेकंड पहले जो पत्नी उनके कार की बाईं तरफ थी,
वो वहां पर नहीं है। डॉक्टर जैन के बयान के अनुसार वो पत्नी को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर बिल्कुल पास में बह रहे नाले के अंदर पड़ती है। वो देखते हैं कि नाले में कोई चीज फंसी हुई है। गौर करने पर वो पाते हैं कि ये तो उनकी पत्नी विद्या जैन है। अपनी पत्नी को नाले में गिरा देख डॉक्टर जैन तुरंत मदद के लिए चिल्लाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक व्यक्ति नाले के अंदर से निकलता है और सीधा पिस्तल डॉक्टर जैन की तरफ तान देता है। मगर अगले ही पल वो फिर पिस्तल नीचे करते हुए भागने लगता है। अगले ही पल एक और शख्स उसके साथ भागता हुआ नजर आता है। डॉक्टर जैन अभी कुछ कर पाते तभी उनकी आवाज सुनकर डॉक्टर जैन के घर के अंदर मौजूद उनके दो मेहमान ठाकुर राम सिंह तथा उनकी पत्नी श्रीमती किरण बाई और घर के दो नौकर कुंदन सिंह तथा गंगा सिंह निकलकर बाहर आते हैं। डॉक्टर जैन के बयान के मुताबिक इन लोगों के आने के बाद वो तुरंत इन सभी की मदद से विद्या जैन को नाले से बाहर निकालते हैं। विद्या जैन खून से लथपथ थीं। तुरंत वो विद्या को अपनी कार में डालते हैं और पास के सेन नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर में ये सभी विद्या जैन को लेकर पास के नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, मगर यहां आते ही विद्या जैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। चूंकि ये हत्या तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी, इसलिए तुरंत पुलिस महकमा भी हरकत में आ जाता है और जांच पड़ताल की शुरुआत होती है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल में लगाई जाती है, जबकि एक टीम क्राइम सीन की जांच के लिए जाती है। विद्या जैन के मृत घोषित होने के बाद उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि उनके शरीर पर 16 गहरे घाव के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन पर चाकू से वार किया गया था। इस कारण उनके कई इंटरनल ऑर्गन्स चोटिल हो गए थे। इसके अलावा दिल तक में चाकू का घाव लगा था। इस कारण तत्कालीन ही उनकी मौत हो गई थी। इधर पोस्टमार्टम की कार्यवाही चलती रहती है। उधर पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए तथा हत्या के कारण को समझने के लिए आसपास मौजूद एक एक शख्स का बयान दर्ज करना शुरू करती है। इसके अलावा इस घटना के समय वहां पर मौजूद डॉक्टर नरेंद्र जैन से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अपना बयान दर्ज करवाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र जैन बताते हैं कि शायद ये हत्या लूटपाट की नीयत से की गई होगी, मगर पुलिस इस दावे को पहली ही नजर में सिरे से खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में पता चलता है कि जो भी ज्वेलरी दिव्या जैन घर से पहनकर निकली थी वो अभी भी उनके शरीर पर सही सलामत मौजूद थी। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी जो गायब हुई थी वो टूटकर उसी नाले में थी जिसमें विद्या गिरी थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस की नजर में एक और बात बहुत ज्यादा खटकने लगती है कि जब दो लोग आसपास एक साथ ही मौजूद थे तो एक की 16 बार चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि दूसरे को खरोंच तक नहीं आती है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा जब सस्पेक्ट क्राइम सीन से भाग रहा था तो डॉक्टर जैन ने उसका पीछा क्यों नहीं किया? पुलिस इन दो सवालों का जवाब डॉक्टर जैन से जानने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरीके से हड़बड़ा जाते हैं और पुलिस को कोई सही जवाब नहीं दे पाते हैं। पुलिस अब घर के नौकर से भी पूछताछ करती है तथा डॉक्टर जैन के घर तथा क्लिनिक की भी तलाशी ली जाती है। नौकरों से पूछताछ के दौरान तथा बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगालने पर इस मामले में एक महिला का नाम सामने आता है। ये नाम था चंद्रेश शर्मा का। पुलिस वाले चंद्रेश शर्मा नाम की महिला की तलाश में लग जाती हैं और थोड़ी मेहनत के बाद चंद्रेश शर्मा को भी हिरासत में ले लिया जाता है। तलाशी के दौरान चंद्रेश के पास से कई तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में एक तस्वीर विद्या की भी थी। अब पुलिस चंद्रेश की कुंडली निकालती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि चंद्रेश शर्मा की शादी 1960 में हुई थी, मगर उसके पहले पति की मौत हो गई थी। उसके बाद चंद्रेश दूसरी शादी आर्मी के लेफ्टिनेंट से करती हैं, मगर 1967 में उससे भी तलाक हो जाता है। दूसरे पति से तलाक के बाद चंद्रेश शर्मा की मुलाकात एक दिन डॉक्टर जैन से होती है। इसी मुलाकात में चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन से कोई काम मांगती हैं। इस पर डॉक्टर जैन चंद्रेश को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। इस खुलासे के बाद चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ शुरू करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अब इस पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक जब चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगती हैं तो इसी दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन के प्यार की खबर
डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को भी लग जाती है। इस पर विद्या तथा डॉक्टर नरेंद्र जैन की लड़ाई होती है। विद्या जैन चाहती थी कि डॉक्टर नरेंद्र चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दे, मगर चंद्रेश के प्यार में पागल डॉक्टर जैन किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मगर पत्नी की जिद के आगे वो चंद्रेश को 1972 में ही नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद चंद्रेश अंबाला में रहने चली जाती है। चंद्रेश के अंबाला जाने के बावजूद डॉक्टर जैन और चंद्रेश के प्यार में कमी नहीं आती है, बल्कि दोनों अभी भी कांटेक्ट में बने रहते हैं। यहां तक कि डॉक्टर जैन चंद्रेश को पैसे भी भेजना जारी रखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि शादी करने का मन बना लेते हैं। मगर डॉक्टर जैन के सामने समस्या ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। ऊपर से समाज में उनका बड़ा नाम था, इसलिए वो चुपके से शादी करने से कतरा रहे थे। इसके अलावा वो चाहकर भी पत्नी को तलाक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इससे उनके रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ सकता था। जब डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा को कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर पत्नी विद्या जैन को रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों आसानी से शादी कर सकते हैं। प्लान बनाया जाता है कि विद्या की हत्या करवा दी जाए, मगर इस हत्या को इस तरीके से अंजाम दिया जाए कि ये एक्सीडेंटल डेथ लगे। इसी प्लान को अमल में लाने के लिए अब अंबाला में रह रही चंद्रेश शर्मा दिल्ली में ही हवलदार की नौकरी करने वाले अपने एक 25 साल के दोस्त राकेश कौशिक से मिलती हैं। पहली मुलाकात में ही चंद्रेश राकेश से कहती हैं कि डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर वो ये काम इस तरीके से करवाना चाहते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बदले में इस काम के लिए मोटा पैसा दिया जाएगा। राकेश इस काम को करने के लिए तो रेडी नहीं होता है, मगर वो चंद्रेश शर्मा की मुलाकात करण सिंह नाम के एक व्यक्ति से करवा देता है। अब विद्या जैन को रास्ते से हटाने का काम करण सिंह को दिया जाता है। बदले में करण सिंह को 20,000 रुपए की पेशकश की जाती है। 70s के दौर में ये एक बड़ी रकम थी। ऑफर सुनकर करण सिंह तुरंत इस हत्या को अंजाम देने के लिए रेडी हो जाता है। तय होता है कि 10,000 रुपए काम से पहले दिए जाएंगे और 10,000 रुपए काम के बाद। वादे के मुताबिक काम से पहले करण सिंह को चंद्रेश शर्मा द्वारा 10,000 दे दिया जाता है। पैसे लेने के बाद करण सिंह हत्या की तारीख तय कर देता है, मगर वो उस तारीख पर विद्या की हत्या नहीं करता है, बल्कि अब आए दिन तारीख टालता रहता है। ऐसा होते होते 3 महीने बीत जाते हैं और अंत में करण सिंह वो 10,000 रुपए एडवांस लेकर कहीं लापता हो जाता है। करण के पैसे लेकर भागने की वजह से अब चंद्रेश शर्मा राकेश पर दबाव बनाने लगती हैं। दबाव की वजह से अब राकेश जहां हवलदार की नौकरी करता था, वहां से अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेता है और अपने गांव हरियाणा के चरखी दादरी चला जाता है। चरखी दादरी आकर वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाता है जो विद्या की हत्या कर सके। इसी तलाश में उसकी नजर गांव के ही रहने वाले 20 साल के रामकिशन नाम के एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो रामकिशन को कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में अच्छा काम दिलाऊंगा, मेरे साथ दिल्ली चलो। इस तरह राकेश बहाने से रामकिशन को दिल्ली लेकर चला जाता है। यहां आते ही वो रामकिशन से कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले तुम्हें एक हत्या करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कोई काम भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर रामकिशन डर जाता है और दिव्या की हत्या की बात कबूल कर लेता है। इसके बाद अगले कई दिनों तक राकेश रामकिशन को लेकर विद्या के पीछे घूमता रहता है, मगर हर बार रामकिशन किसी बहाने से हत्या के प्लान को टाल देता है। इस तरह 3 हफ्ते और बीत जाते हैं, मगर विद्या की हत्या करवाने में राकेश कामयाब नहीं हो पाता है। इधर विद्या की हत्या में देरी हो रही थी तो उधर डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा शादी करने को बेताब हो रहे थे। इस कारण चंद्रेश एक बार फिर से राकेश पर दबाव बनाने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि राकेश अब रामकिशन पर दबाव बनाता है कि तुम्हें यह हत्या करनी ही होगी, मगर अंत में रामकिशन भी इस हत्या को अंजाम देने से मुकर जाता है। मगर यहां पर वो राकेश को कल्याण नाम के एक शख्स के बारे में बताता है। कल्याण उस इलाके का पेशेवर अपराधी था और इस तरह के कांड को वो पहले भी अंजाम दे चुका था। तुरंत राकेश कल्याण से मिलता है और अपने पूरे प्लान के बारे में उसे समझाता है। सारी बात सुनने के बाद कल्याण राकेश की मुलाकात भागीरथ नाम के एक शख्स से करवाता है। सारी डील फाइनल होने के बाद भागीरथ विद्या जैन की हत्या का काम करतार सिंह और उजागर सिंह नाम के 2 व्यक्ति को देता है।
करतार और उजागर सिंह इस हत्या के लिए राकेश से 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं। पैसे की बात बन जाती है और फाइनली तय किया जाता है कि अब करतार और उजागर सिंह ही विद्या जैन की हत्या करेगा। डील तो 25,000 रुपए में तय हुई थी, मगर पिछली बार एक शख्स एडवांस का 10,000 रुपए लेकर भाग गया था, इसलिए करतार और उजागर सिंह को एडवांस के तौर पर सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं और कहा जाता है कि बाकी के सभी पैसे काम को अंजाम देने के बाद मिलेंगे। सब कुछ तय होने के बाद 4 दिसंबर 1973 को शाम के लगभग 4 बजे डॉक्टर नरेंद्र जैन की क्लिनिक के बगल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर नरेंद्र जैन उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी पत्नी की हत्या करने वाले थे। यहां पर डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा, करतार सिंह तथा उजागर सिंह की एक मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में डॉक्टर नरेंद्र जैन बताता है कि यह हत्या आज शाम ही होगी। यहीं पर नरेंद्र जैन बताता है कि वो बाहर जाने के बहाने से अपनी पत्नी को घर के बाहर लेकर निकलेगा, तभी करतार और उजागर सिंह उसकी हत्या कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद चंद्रेश शर्मा दोनों अपराधियों से कहती है कि इस पूरे काम को अंजाम देने के दौरान सिर्फ विद्या की हत्या होनी चाहिए, जबकि डॉक्टर नरेंद्र जैन को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। दोनों अपराधी ऐसा ही करते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद प्लान के मुताबिक डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी क्लिनिक जाता है। वहां से वो अपने घर पर जाता है। यहां पत्नी को साजिश के तहत अपनी बहन से मिलने जाने के लिए तैयार करवाता है और घर के बाहर लेकर आता है। जैसे ही विद्या घर के बाहर आकर कार के अंदर बैठने की कोशिश करती हैं, तभी करतार और उजागर सिंह दिव्या को दबोच लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं। डॉक्टर जैन खड़े खड़े सब कुछ देख रहा होता है। विद्या को मारने के बाद दोनों तुरंत विद्या को पास में ही बह रहे नाले में डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर जैन चौंकने का नाटक करते हुए मदद के लिए चिल्लाता है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक सही जा रहा था। यहां तक कि शुरुआती जांच में डॉक्टर नरेंद्र जैन ने पुलिस को यकीन दिला दिया था कि यह हत्या किसी और ने करवाई है। मगर पुलिस को यह बात हजम नहीं होती है कि एक तरफ विद्या जैन की हत्या हो जाती है तो दूसरी तरफ नरेंद्र जैन को एक खरोंच तक नहीं आती है। इसी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए इस हत्याकांड से पर्दा उठाती है। पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस डॉक्टर नरेंद्र जैन, उनकी गर्लफ्रेंड चंद्रेश शर्मा के अलावा इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार करती है। इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में शुरू होती है। निचली अदालत पूरी सुनवाई के बाद सबूतों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले करतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि हत्या उजागर और करतार सिंह ने की थी, मगर अदालत हत्यारा डॉक्टर जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश को मानती है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था, जबकि विद्या की जान लेने वाले करतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है, वो भी हत्या के लिए नहीं बल्कि हथियार खरीदने के जुर्म में चुनौती देते हैं। यहां भी लंबे समय तक सुनवाई होती रहती है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा